हेलो स्टूडेंट, इस पर जुड़ने वाले आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी साइंस का तीसरा चैप्टर देखेंगे, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु का पहला पॉइंट देखेगा धातु। धातु क्या है? तो धातु का ज्ञान बहुत ही पुराना है। इसका इतिहास बहुत ही पुराना है, प्राचीन है। कॉपर वह पहली धातु है जो कि पृथ्वी पर सबसे पहली बार खोज हुआ था, कॉपर धातु का। और इसका इस्तेमाल बर्तन, हथियार और अन्य सामान बनाने में किया जाता था। लेकिन आजकल के दिन में धातु का इस्तेमाल पुल बनाने, हवाई जहाज, रेल और अन्य वस्तुओं को गलाने में भी या जलाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। धातु का उदाहरण आपको दिया गया है, जैसे लोहा हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, लेड हो गया इत्यादि। अब हम देखेंगे धातुओं के भौतिक गुण धर्म। भौतिक गुण क्या होता है? धातु का भौतिक गुण क्या होता है? तो धातु, जितने भी धातु होते हैं, सभी धातु क्या होते हैं? सामान्यतः चमक, धातु में एक चमक होती है, चमकदार होते, धातु चमकदार होती है। इसी चमक को धात्विक चमक भी कहते हैं। तो पहला पॉइंट पढ़े कि धातु में एक चमक होती है, उसे धात्विक चमक कहते हैं। दूसरा पॉइंट, धातुएं समानता कठोर होते हैं। धातुएं समानता कठोर होते हैं, लेकिन प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। किसी में कोई ज्यादा हार्ड होता है, कोई कम होता है। तीसरा पॉइंट, कुछ धातुओं को पीट करके पतला चादर के रूप में डाला जा सकता है। कुछ ऐसे धातु है जिसको हम पीटते हैं, पीटने के बाद एक चादर प्राप्त होता है। इसे आघात वर्धनीयता भी कहते हैं। और चादर जो प्राप्त होता है, वैसे धातु को आघात वर्धनीय धातु कहते हैं। चौथा पॉइंट देखिएगा कि धातुएं समानता ऊष्मा के सुचालक होते हैं। धातु जितने भी होते हैं समानता रूप से हम कह सकते हैं कि ऊष्मा का सुचालक होता है। उसमें धारा का प्रवाह करेंगे, विद्युत धारा, उसमें धारा का प्रवाह हो जाएगा। पांचवा पॉइंट कि जो धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है और आयनन उत्पन्न करती है, उन्हें धात्विक कहते हैं। तो धात्विक किसे कहते हैं? तो वे धातु जो कठोर सतह से टकराने के बाद एक आयनन उत्पन्न करता है। जब टकराएगा तो एक ध्वनि उत्पन्न करेगा, और इसी आयनन उत्पन्न करने को ही कहते हैं धात्विक कहते हैं। छठा पॉइंट देखिएगा कि धातु को तार के रूप में खींचा जा सकता है। धातु को तार के रूप में हम खींच सकते हैं। मैंने जैसा कि बोला जाता है कि 1 ग्राम में जो 1 किलोमीटर है ना खींचा जा सकता है। जैसे लोहा जैसे आपका गोल्ड है, गोल्ड को तार के रूप में खींच सकते हैं। सिल्वर को तार के रूप में खींचा जा सकता है। तो ऐसा गुण जो तार के रूप में खींचा जा सकता है, इस गुण को हम तन्यता कहते हैं। तार के रूप में खींचा जा सकता है, इस गुण को क्या कहेंगे? तन्यता कहेंगे। अब हम देखेंगे कि ऊष्मा के कुचालक धातु कौन कौन है। कुछ ऐसे धातु है जो जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता, तो वो कौन कौन धातु है? लेड और मरकरी ऐसा धातु है जो ऊष्मा के कुचालक है। इसमें धारा का प्रवाह करिएगा तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। कठोर धातु, कुछ ऐसे धातु है जो सबसे कठोर होता है, मैंने हार्ड रूप में होता है। जैसे हार्ड के रूप में होता है लोहा हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया। ये ठोस रूप में पाए जाते हैं, कठोर होते हैं। नरम धातु, कुछ ऐसे धातु हैं जिसको हम चाकू से भी काट सकते हैं, बहुत ही नरम होते हैं। जैसे सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया। सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु, जिसको हम ज्यादा से ज्यादा हम तार के रूप में तार बना सकते हैं गला करके, जैसे गोल्ड को और सिल्वर को। ये ज्यादा से ज्यादा ये आघात वर्धनीय धातु गोल्ड और यानी कि सोना और चांदी होता है। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म अब देखेंगे। भौतिक गुणधर्म के बाद रासायनिक गुणधर्म क्या है? पहला गुणधर्म कि धातुओं का दहन, धातुओं का जलना। धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। अगर धातु ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया करता है तो क्या बनता है? धातु ऑक्साइड बना देता है। जैसे कॉपर है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन अब क्रिया करेगा तब कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। एल्युमिनियम के साथ अब क्रिया करेगा ऑक्सीजन तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देगा। दूसरा पॉइंट होगा उभयधर्मी ऑक्साइड। ऐसी धातु
जो ऑक्साइड को जल तथा अम्ल के साथ या क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करता है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? तो वैसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करता है, वैसे धातु जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करता है, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और ये उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण पूछते रहता है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण Al2O3 ZnO3, ऐसे Zn रहेगा, Al2 रहेगा जरा में, वो आपका उभयधर्मी ऑक्साइड रहेगा, उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण रहेगा। जैसे Al2O3, जैसे और इसको हम अम्ल के साथ HCl के साथ अभिक्रिया किए तो 2Al और Cl3 और 3H2O का निर्माण हो गया। यानी कि जब अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया करने के फलस्वरूप लवण तथा जल का निर्माण करता है उभयधर्मी ऑक्साइड। तीसरा देखेंगे एनोडीकरण। एनोडीकरण क्या है? एनोडीकरण एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड की एक परत बनाने की प्रक्रिया वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम की ऑक्साइड की एक पतली परत का निर्माण होता है। जब एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक पतली परत का निर्माण होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की इस परत को संक्षारण से बचाती है, और वही ऑक्साइड एल्युमिनियम की जो परत ऊपर जम जाती है, वही ऑक्साइड जो जंग लगता है, जंग लगने से संक्षारित होने से वही परत क्या करता है? बचाता है, यानी बचाव करता है, जंग लगने से रोकता है। इस परत को मोटा करके और संक्षारित किया जा सकता है। उसको एल्युमिनियम की जितने परत को मोटा करेगा उस धातु पर, उतना संक्षारित होगा, बहुत दिनों तक टिक पाएगा। चौथा पॉइंट देखिएगा कि धातुओं के साथ जल की अभिक्रिया। धातु के साथ जल की अभिक्रिया करेंगे तो धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड का उत्पन्न करती है। जब धातु को जल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और धातु ऑक्साइड का निर्माण करेगा। पोटेशियम यानी कि धातु और जल के साथ अभिक्रिया करेगा तब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जल बनाया। सोडियम धातु के साथ जल के साथ अभिक्रिया करेगा, सोडियम धातु और जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। अब हम देखेंगे अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, जो कि चौथा पॉइंट में होगा धातुओं के साथ धातु और अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातु और अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया। जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता। लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता। तो इसमें देखना कि एक धातु और एक अम्ल लेना। जैसे देखिए, एक धातु और एक अम्ल लेना। धातु में अगर हम ले लेते हैं, धातु में मैग्नीशियम ले लेते हैं Mg और 2HCl, जब अभिक्रिया करेगा तो MgCl क्या बनाएगा? लवण और हाइड्रोजन बनाएगा। तो लवण बनाएगा तो MgCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। अब हम देखेंगे पांचवा देखेंगे क्या? धातुओं की धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। धातुओं की धातु
लवणों के साथ अभिक्रिया, धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। जब लवण के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? सभी धातु की क्रियाशीलता में अंतर होता है। जितने भी धातु होता है सभी धातु की क्रियाशीलता में, सभी धातु के क्रियाशीलता में अंतर होता। अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था में निरूपित किया जाता है। यानी सभी धातु की क्रियाशीलता अलग अलग होती है। जो अधिक क्रियाशील धातु होता है वो सबसे कम क्रियाशील धातु के साथ उसके यौगिक विलयन के रूप में यानी कि द्रव अवस्था के रूप में निरूपित किया जाता है। अब हम देखेंगे अगला पॉइंट, एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया क्या है? तो ये एक्वारेजिया जो है यह 3:1 यह 3:1 के अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है या गोल्ड को भी गला सकता है, गला सकता है। यह द्रव होने के साथ साथ प्रबल क्षारक है। या गोल्ड एवं प्लैटिनम जैसी धातुओं को गलाने में सामर्थ होता है। या गोल्ड एवं प्लैटिनम धातु को गलाने में समर्थ होता है। यानी एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया जो मिला हुआ रहता है वो 3:1 के अनुपात में मिला हुआ रहता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बने HCl
सांद्र नाइट्रिक अम्ल का एक ताजा मिश्रण होता है। ये जो होता है हाइड्रोक्लोरिक और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का एक ताजा मिश्रण के रूप में पाया जाता है और इसका इतनी शक्ति होती है कि जो सोना को भी गला सकता है। एक बार यह सोना को गला सकता है और यह द्रव होने के साथ साथ द्रव अवस्था में होता है, लेकिन इस द्रव होने के साथ साथ ये प्रबल क्षारक के रूप में पाया जाता है और यह गोल्ड और प्लेटिनम धातु को गलाने में समर्थ होता है। अगर सोना और प्लेटिनम धातु को गलाना होता है तो एक्वारेजिया का उपयोग हम करते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, एक्वारेजिया के बाद सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी क्या है? सक्रियता श्रेणी क्या है? तो सक्रियता श्रेणी धातु क्रियाशीलता को आरोही क्रम में धातुओं के क्रियाशीलता को आरोही क्रम में उपस्थित करने पर जो सूची प्राप्त होता है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी यानी धातु की क्रियाशीलता को आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में जब उपस्थित करने पर जो सूची प्राप्त होता है यानी जो डाटा प्राप्त होता है और वही डाटा क्या कहलाता है? धातुओं की क्रियाशीलता कहलाता है। जैसे आपको कहा जाए कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु का नाम बताइए, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? क्रियाशील धातु का नाम बताइए। सबसे अधिक क्रियाशील धातु सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया, जो सबसे ऊपर की श्रेणी में आता है। सबसे कम क्रियाशील धातु जो सबसे यानी कि सबसे नीचे है, सबसे कम क्रियाशील धातु के नाम बताइए। सबसे कम क्रियाशील धातु जो सबसे नीचे की श्रेणी में आता है, सूची में सबसे नीचे की श्रेणी में आने वाला कौन कौन होगा? जो सबसे कम क्रियाशील धातु है। सबसे कम क्रियाशील धातु में आएगा सोना और प्लैटिनम। ये दो जो है सबसे कम क्रियाशील धातु है। तो क्रियाशील धातु के बारे में जाने। अब देखिएगा अधातु के बारे में। अधातु क्या है? धातु के बारे में जान लिए, अब अधातु के बारे में जानेंगे। धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है, यानी धातु की संख्या ज्यादा है और अधातु की संख्या कम है, कम होती है। जैसे आपका उदाहरण होगा अधातु का सल्फर। सल्फर क्या है? अधातु है। इसी प्रकार सल्फर के बाद और भी बहुत सारे अधातु का उदाहरण है। सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, आयोडीन के बाद ऑक्सीजन हो गया। इसके बाद लिख सकते हो ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन इत्यादि। मैंने और बहुत सारे उदाहरण हो सकता है।
अब हम जानेंगे अधातु के भौतिक गुणधर्म। अधातु के भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म। अधातु के भौतिक गुणधर्म का पहला पॉइंट, अधातुएं आघात वर्धनीय नहीं होता है। अधातुएं आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता नहीं होता। आघात वर्धीय नहीं होता। अधातु आघात वर्धनीय नहीं होता, लेकिन धातु आघात वर्धनीय होता है। याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, धातुएं ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अधातुएं क्या होते हैं? अधातुएं ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अधातुएं ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अगला पॉइंट, साथ ही साथ ये भंगुर होते हैं तथा ये भंगुर होते हैं। कुचालक होते हैं और भंगुर अवस्था में होते हैं। तीसरा पॉइंट, धातुएं तन नहीं होती है। अधातुएं तन नहीं होती है। अधातुएं तन नहीं होती है। अधातु में कोई चमक नहीं होता। लेकिन धातु में चमक होता है, कोई चमक नहीं होता। पांचवा पॉइंट, अधातुओं के गलनांक और कल्पनांक अपेक्षाकृत कम होता है। अधातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक अपेक्षाकृत कम होता। अपेक्षाकृत कम होता। गलनांक और क्वथनांक धातु से क्या होता है? कम होता है, लेकिन धातु का अधिक होता है। अगला पॉइंट देखेंगे कि अधातुएं कमरे के ताप पर ठोस द्रव एवं गैस के रूप में पाया जाता। तो अधातु जो होता है तीनों रूप में पाया जाता है, कमरे के ताप पर, द्रव अवस्था में भी, ठोस अवस्था में भी, और गैस के साथ, ऑक्सीजन के साथ अधातु की अभिक्रिया। जब ऑक्सीजन के साथ अधातु की अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा? धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाता। जब अधातु जो है
ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करेगा, अम्लीय ऑक्साइड बनाता, अम्लीय ऑक्साइड बनाता। जैसे देखिए, जैसे आपका कोई एक अधातु ले लीजिए, अधातु में कार्बन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, जब यह क्रिया करेगा तो CO2 बनाएगा, ठीक है। इसी प्रकार सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो क्या बनेगा, SO2 बनाएगा। यानी अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करेगा एक अधातु और एक ऑक्सीजन के साथ, अधातु और ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, अम्लीय ऑक्साइड बनेगा। एक अधातु और एक ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, अम्लीय ऑक्साइड। अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं एवं जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। जैसे देखिए CO2 और जल के साथ क्रिया करेगा H2CO3 का निर्माण करेगा। दूसरा पॉइंट देखिए, नोट का दूसरा पॉइंट, अम्लों के साथ अभिक्रिया, अम्लों के साथ अभिक्रिया, अम्लों के साथ अभिक्रिया। जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा क्या प्राप्त होगा, अधातुएं सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल के साथ, अधातुएं सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाता है, जैसे देखिए कि सल्फर है और सल्फ्यूरिक अम्ल, यह अधातु सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस H2SO4 जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, 3SO2 प्लस जल का निर्माण करेगा। इसी प्रकार फास्फोरस है, 5H2SO4 क्या बनाएगा, ये बना देगा H3PO4 प्लस 5NO2 प्लस जल का निर्माण करेगा। तो अम्लों के साथ अभिक्रिया करके धातु में सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है, साथ साथ अभिक्रिया करता है। जैसे सल्फर और H2SO4 के साथ अभिक्रिया करा तो क्या बने, 3SO2 प्लस 2H2, फिर फास्फोरस के साथ अभिक्रिया करके 5H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, तो H3PO4 प्लस 5NO2 प्लस